चलिए हम देखते हैं साइंस का एनसीईआरटी क्लास 7 के 14 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विद्युत तारा और उसके प्रभाव। इसमें हम देखते हैं विद्युत अवयव के प्रतीक देखते हैं। कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे सारणी 14.1 में यहाँ दर्शाया गया है। और इसमें कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों का ध्यानपूर्वक देखिए और विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। और स्विच के लिए ऑन स्थित तथा ऑफ स्थित चित्र के दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित किया जा सकता है। और परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जैसे सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसके प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होता है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए और क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकता है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है, अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए गए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है और दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। टॉर्च एडजस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों की सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए गए के अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के अनुसार दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों को टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें से एक मोटे तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। और बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से तक आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह होती है। और आपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? और आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियां तथा रबर के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। और आवश्यकता है कि रबर के छल्ले धातु की पत्तियों को कस कर जकड़े रहें। और दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों की उचित ढंग से इन प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। और एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल की ऋण टर्मिनल से संयोजित होती है। जैसे 14.5 में दर्शाए गए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। और आप बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। और किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक 14.1 में दर्शाया गया है। और आइए अब हम एक सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचते हैं। कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण। तो पहली तथा बूझो यह जानते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर से उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनती हैं? तब फिर इन्हें बैटरियां क्यों कहते हैं? क्या आप इन प्रश्नों पर उत्तर पा सकते हैं? इनके लिए फिर हम आगे देखेंगे। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो दर्शाए गए अनुसार 14.7 में चित्र 14.7 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। और अपने क्लास 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि ये बल्ब केवल 3 दीप्त होते हैं जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है? जैसे कि स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाती है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए और विविध विद्युत अवयव के प्रतीक को उपयोग करके इन विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए।
यहाँ कुछ प्रतीक दिया गया। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। जैसे 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। और क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा है? इन दोनों परिपथ में क्या अंतर है? और क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होता है? याद कीजिए कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो और तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिससे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगी? आपने ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति होती है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के रे टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ की तब बंद कहा जाता है और सारे परिपथ में तंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होती है तो परिपथ अधूरा होते हैं और तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कुछ चेतावनियां हैं। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब की और सभी कभी ना छुए और यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ भी जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें और आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग किया जाता है। और विद्युत धारा का तापीय प्रवाह देखते हैं। क्रियाकलाप के साथ साथ समझे। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए और चित्र 14.9 में दर्शाए गए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करने के किया जा सकता है। और स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए और क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छू कर देखिए। ये अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए, क्या अब कोई अंतर अनुभव होता है? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय परिवर्तित फिर से बल्ब को छू सकते हैं। फिर क्रियाकलाप एक और देखें तो 14.10 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए और आपको नाइक्रोम का तार विद्युत अनुसाधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकती है अथवा आप विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तार का स्पर्श कीजिए और स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत तार प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इस अधिक समय तक पकड़े मत और परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। फिर सावधानियां स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से सेल की अतिशीघ्र दुर्लभ हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने के उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे और इन सभी के तारों की एक कुंडली होती है और तार की इस कुंडली के विद्युत तापन अवयव यानी केवल अवयव का एलिमेंट कहते हैं। और आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब इन अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ यानी विद्युत जिसमें यह बना है लंबाई तथा मोटाई का निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ का विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को पकड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इससे के विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के
विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि पिघल कर टूट जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल कर टूट जाए? इसके लिए कुछ क्रियाकलाप से समझते हैं। इसके क्रियाकलाप 14.4 में देखें। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात उर्न यानी स्टील वूल का तार और बांधिए और इसमें यानी इस्पात उर्न के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घर में बर्तनों के साफ करने के लिए होता है तथा यह किराने की भी दुकान से उपलब्ध हो सकती है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए और कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करें और इस्पात उर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए और नोट कीजिए कि क्या होता है। क्या इस्पात उर्न तार या लड़ी पिघल कर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं और इन धारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं और इससे आग लग भी सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो यह पिघल जाएगा और जिसमें परिपथ टूट जाएगी। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है और जो विद्युत परिपथ की क्षति का संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। जैसे 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाली फ्यूज दर्शाए गए हैं। 14.15 में दर्शाए गए फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया गया है और हमने विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का परीक्षण किया और इनका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इनके बारे में सीखा और क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। उसके बाद देखें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं का उपयोग करके कम किया जा सकता है। सनहत प्रतिदीप्त लैंप भी विद्युत की क्षति में एक कमी आयात करते हैं तथा उन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है और तथापि बल्बों प्रतिदीप्त नलिकाओं अथवा CFLS को क्रय करने के से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो को ISI चिन्ह को देखना चाहिए और वास्तव में किसी भी विद्युत साधित्र का क्रय करने से पूर्व इन चिन्ह को अवैध देखना चाहिए और ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि इन साधित्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। उसके बाद विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण विद्युत तारा में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है और ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधक के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुवत हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण ही सेकेंड से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है और अपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पथन के कारण लगने के वाले आगों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उसके बाद देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। उपयोग की जा चुकी माचिस के डिब्बे का कार्ड बोर्ड ट्रे लीजिए और इसमें चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए और इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र जैसे 14.17 में दर्शाया गया अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए।
जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए और चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबकीय लगाइए और देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लगाइए और आप क्या देख पाते हैं। क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए और क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है। और हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होता है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबकीय हिस्से के निकट लाते हैं तो सुई निक्षेपित हो जाती है और हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत तार प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। और क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। और इसी प्रकार के प्रेक्षण ने एनोहैस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेन नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया था। और वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपित होता है। अतः जब विद्युत तार में ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। और क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता। आइए इसके करके फिर देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय का क्रियाकलाप के हिसाब से समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है और ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाती है और आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। सावधानी देखें। सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो वो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्रियाकलाप के हिसाब से विद्युत चुंबकीय देखते हैं। तो लोहे के लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी यानी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इन्हें मल लेपित लीजिए और लचीली तार लीजिए और इस तार को कुंडली के तार में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच में होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल में संयोजित कीजिए और कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इससे के निकट लाइए और अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए कि क्या होता है। क्या पिन कील के नोक से चिपकते हैं। स्विच ऑफ कीजिए और क्या पिन अब भी कील से इसके सिरे से चिपके हुए हैं। महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि इस क्रियाकलाप से एक बार से कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है और यदि परिपथ संयोजित छोड़ दे तो वो शीघ्र ही दुर्लभ हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं उपर्युक्त क्रियाकलाप से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडित चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडलीय का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाती है और इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको क्लास 6 के अध्याय 13 में देखिए और क्रेन के चित्र की याद रखिए। इन प्रकार के क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है और विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख से गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं और बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। देखते हैं विद्युत घंटी देखते हैं। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें से एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है और इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पतली तार लगी होती है जिसके एक सिरे से
हथौड़ा जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती की ओर खींचती है और इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और वह ध्वनि उत्पन्न करती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ की भी तोड़ देता है और इससे कुंडली के विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है और लोहे की अपनी पत्ती मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत प्रवाह प्रभावित होता है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है और हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। कुछ प्रमुख शब्द है: बैटरी है, विद्युत वय है, विद्युत परिपथ है, लघु पथन है, विद्युत घंटी है, विद्युत चुंबक है, विद्युत फ्यूज है, सेल होल्डर है, विद्युत अनुसाधित है, विद्युत का तापीय प्रवाह है, विद्युत का चुंबकीय प्रवाह और कुंडली है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी: विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है और यद्यपि इनसे पूर्व ही अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषण सहित लगभग 1300 आविष्कार किए और उन्हीं के आविष्कारों ने बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया।